तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के स्पेसिफिक टॉपिक जिसका नाम है वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले वेंटिलेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो वेंटिलेशन अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो हम जैसे सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें स्पेसिफिक जाएं तो इट इज़ वेंटिलेशन इज इक्वल टू एल्वेलर वेंटिलेशन रेट। ठीक है, ए वी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ए वी आर भी कहते हैं। तो ए वी आर में हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं जो कि होता है गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो अब इसकी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, अमाउंट ऑफ एयर कमिंग इन एंड कंट्रीब्यूटिंग इन द गैस एक्सचेंज एंड आफ्टर दैट इट गोज आउट। ठीक है, तो हमने सांस ली, ठीक है, और गैस एक्सचेंज हुई, और गैस एक्सचेंज होने के बाद ठीक है जो हवा हमारे बाहर चली जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, तो उसे हम एल्वेलर वेंटिलेशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन का हम मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो वेंटिलेशन और एल्वेलर वेंटिलेशन रेट इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, जैसे हमने सिंपल हवा अंदर ली और बाहर छोड़ी तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और माइनस डेड स्पेस। तो डेड स्पेस क्या होती है, ठीक है, तो जो भी हम एयर हमारी हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैक किया, ठीक है, एयर पाथवे से जब गुजरती है तो वो कंडक्टिंग पाथवेज में लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें सारी जो एयर हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमें वो सारी अवेलेबल नहीं होती गैस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो जो भी कंडक्टिंग पाथवे में एयर हमारी लॉस हो जाती है और जो गैस एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट नहीं करती तो उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, ठीक है, जब हम कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हमारी जो सांस लेते हैं हम 1 मिनट में वो होती हैं 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, तो हम 12 या 16 बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब एवरेज ले लेते हैं 12। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला बन गया, ठीक है, 500 ml पर ब्रेथ तो हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, और 150 ml हमारी जो डेड स्पेस में लॉस हो जाती है। ठीक है, इनटू 12 ब्रेथ पर मिनट। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 350 ml पर ब्रेथ आ जाएगा, और अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ब्रेथ पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब हम मैथ करते हैं तो ये ब्रेथ ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एल्वेलर वेंटिलेशन रेट आ जाएगा 4200 ml पर मिनट। तो हम 4200 ml पर मिनट सांस लेते हैं। ठीक है, तो एल्वेलर वेंटिलेशन रेट का सिंपल मीनिंग होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम टेकन पर मिनट इन द फॉर्म ऑफ एयर। ठीक है, और अब हमने वेंटिलेशन देख लिया, अब हम परफ्यूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो परफ्यूजन का सिंपल मीनिंग होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो गोइंग थ्रू द पल्मोनरी कैपिलरीज पर मिनट। ठीक है, तो जो भी हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड जा रहा है और अगर हम उसे पर मिनट में नापें तो हमारा परफ्यूजन रेट निकल आता है। ठीक है, तो परफ्यूजन सिंपली इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है हमारा 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, जिसे हम कन्वर्ट करें मिलीलीटर में तो वो ना 5000 पर मिलीलीटर मिनट आ जाता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अगर हार्ट रेट में हमारे कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा परफ्यूजन इफेक्ट होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम में आती है तो तब भी हमारा कार्डियक आउटपुट इससे इफेक्ट होगा और परफ्यूजन फिर से इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमने इतना तो देख लिया। ठीक है, तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन हमेशा एक रेशियो में आता है। ठीक है, तो वेंटिलेशन हमारा ऊपर आ जाएगा और परफ्यूजन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वेंटिलेशन हमारा आया था अप्रॉक्सीमेटली 4000 मिलीलीटर और परफ्यूजन आया था 5000 मिलीलीटर पर मिनट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V/Q इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 आ जाएगा, और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। तो यार अब हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को हम 4 केसेस में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम
ये हमारा एल्वुलाई होता है, ठीक है। तो हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है, हमारे लंग्स का। तो ये हमारा एल्वुलाई होगा और ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज होगी, ठीक है। तो इसमें हम वेंटिलेशन पढ़ेंगे और इसमें परफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एल्वुलाई लिया जिसमें कि हमारी गुड वेंटिलेशन थी। गुड वेंटिलेशन का मतलब हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, मीनिंग ऑक्सीजन इज कमिंग इन एंड CO2 इज गोइंग आउट, बट ऑक्सीजन इज मोर इन डिमांड। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेल्टन्स लॉ, ठीक है, तो जब हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आएगी, ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ऊपर चला जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि CO2 जितनी हमारी ऑक्सीजन आएगी उतनी ज़्यादा ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है। तो इसमें मतलब हमारी गुड वेंटिलेशन है, ठीक है। CO2 भी ज़्यादा बाहर जा रही है और ऑक्सीजन भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो गुड वेंटिलेशन है, ठीक है। तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का एल्वुलाई में बढ़ जाएगा और CO2 का कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे ऑक्सीजन क्या करेगी, ठीक है, तो ये हमारे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये हमारे स्मूथ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन यहाँ पर आकर, ठीक है, ऑक्सीजन हमारी एंडोथेलियल सेल्स में आई, ठीक है, और ये क्या करवाएगी, स्मूथ सेल को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाकर ये क्या करेगी, हमारी वैसोडाइलेशन कराएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, एंडोथेलियल सेल्स में आएगी, ठीक है, और अपने मैकेनिज़्म से एक मैकेनिज़्म एक्टिवेट करेगी और एंडोथेलियल सेल्स और स्मूथ सेल से हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, ठीक है, हमारे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और वो कैसे करती है, क्योंकि ये पोटेशियम आयंस की लीकेज करवा देती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल हमारा बन जाएगा हाइपर पोलराइज, स्मूथ सेल हमारे हाइपर पोलराइज हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हमारी वैसोडाइलेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन हमारी वैसोडाइलेशन करवाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, अब हम हमारी रेशो को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी V/Q रेशो थी 0.8 थी, ठीक है। तो इसमें हमारी वेंटिलेशन जब बढ़ती है, ठीक है, तो इस केस में हमारी वेंटिलेशन बढ़ गई, तो हमें कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो कि हमारी रेशो 0.8 रहे, तो हमें हमारी परफ्यूजन भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, टू कंपनसेट द रेशो। अब परफ्यूजन कैसे बढ़ेगी, ठीक है, वो मैंने बता दिया, हमारी बॉडी के ये नेचुरल मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये फिजोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन जब भी बढ़ेगी तो हमारी वैसोडाइलेशन होगी, वैसोडाइलेशन होगी तो हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारी रेशो, ठीक है, नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन मीन्स इंक्रीज ब्लड फ्लो, परफ्यूजन बढ़ गई तो हमारी जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इससे हमारी रेशो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा केस 1 हो गया। तो यार अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पहले केस में क्या था, हमारे पास गुड वेंटिलेशन थी, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी वेंटिलेशन पुअर हो जाएगी, जिसका क्या मतलब है, जो कि हम बहुत ही कम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और CO2 बहुत ही कम बाहर आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन कम हो गई, पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का कम हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी वेंटिलेशन पुअर है, ठीक है, CO2 भी कम बाहर जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ठीक है, तो उसमें कम पहुंचेगी तो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जो हमारे पोटेशियम के आयंस हैं, ठीक है, तो वो भी कम बाहर निकलेंगे। अगर वो कम बाहर निकलेंगे तो ये बीच में एक्शन पोटेंशियल अचीव कर लेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी जब वेंटिलेशन कम हो गई, ठीक है, तो हमें इसे भी कम करना पड़ेगा, ठीक है, इस रेशो को भी कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो हमारी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो जो हमारी, ठीक है,
हमारी ऑक्सीजन कम हो गई थी, वेंटिलेशन कम हो गई थी, तो हमें इसे भी कम करना पड़ेगा, ठीक है, हमारी ब्लड सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो वो क्या किससे अचीव होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन से। तो उससे क्या होगा, जो हमारी परफ्यूजन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये रेशो इक्वल टू नॉर्मल हो जाएगी 0.8 से। ये भी कम था, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन से हमारी परफ्यूजन में डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम थर्ड केस देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, जब भी कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज में क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो नेचुरली हम बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ठीक है। तो इनहेल करेंगे, ठीक है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी परफ्यूजन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब परफ्यूजन बढ़ेगी तो हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हमारा गैस एक्सचेंज भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये देखो एक्सरसाइज बढ़ी, ठीक है, हमारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया, परफ्यूजन भी बढ़ गई, ठीक है। ऑक्सीजन भी ज़्यादा अंदर आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा अंदर आ रही है। तो इससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारा गैस एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो भी बढ़ जाएगा। और गैस एक्सचेंज बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी CO2 है वो ज़्यादा एल्वलाई में आएगी, और एल्वलाई ऑक्सीजन हमारी एल्वलाई से ब्लड में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारी एल्वलाई में जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो उसमें तो वैसे भी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में प्लेंटी होती है, ठीक है, तो वो अपने आप ही आती रहेगी, ठीक है। तो पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या होगा, जब भी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रोंकियल्स मसल्स को, ठीक है। तो ये हमारे जो ब्रोंकियल्स मसल होते हैं, ठीक है, तो एल्वोलाई के साथ, तो ये क्या करेंगे, ये डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर बढ़ेगा तो हमारे ब्रोंकियल्स मसल डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायलेट होकर इसका डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, फ्लो इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमारा डायमीटर बढ़ेगा, ठीक है, डायमीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, ठीक है, तो फ्लो हमारा बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया, फ्लो हमारा बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 कमिंग इन, और CO2 बाहर जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, हमारी जितनी हमारी ऑक्सीजन अंदर आएगी तो उसी तरह हमारा CO2 भी बाहर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, तो यार थर्ड केस में हमारे पास क्या था, जो हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ने की वजह से तो हमारा जो परफ्यूज़न था तो वो बढ़ गया था, ठीक है। तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमने हमारा वेंटिलेशन भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब केस 4 में देखें तो हमारा जो परफ्यूज़न होता है, ठीक है, तो इस केस में उसका ऑपोजिट, केस 3 का ऑपोजिट हो जाएगा, हमारी परफ्यूज़न कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये कब होती है, जैसे कब भी कोई केस आता है, जैसे हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया या कोई भी हार्ट का फेलियर हो गया, ठीक है, तो उस केस में हमारी परफ्यूज़न कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर परफ्यूज़न कम होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, और गैस का एक्सचेंज भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख, इस डायग्राम से देखते हैं, जैसे हमारा कोई यहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन गया या प्लग बन गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, परफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। परफ्यूजन कम हो गई तो यहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसका एक्सचेंज भी कम होगा, और जो हमारी CO2 ब्लड से अल्वलाई में जाती है तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एक्सचेंज कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जब CO2 ब्लड से निकल कर एल्वलाई में नहीं जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम हो जाएगा। अब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो गया तो उससे क्या होगा, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होने से ये एक सिग्नल भेजेगा हमारे ब्रोंकियल मसल्स को, स्मूथ मसल्स को, जो कि कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, हमारा
जो डायमीटर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी वेंटिलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन जो हमारी आएगी इधर कम हो जाएगी, ठीक है, और CO2 जो बाहर जाएगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो हमारी वेंटिलेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें एयर की वेस्टेज को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगी कि एयर जो हमारी इस एल्वेलाई में ना आकर, ठीक है, ये दूसरे एल्वेलाई में जाएगी, ताकि जो हमारी एयर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी परफ्यूजन कम हो गई थी, तो हमने क्या किया, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ने ब्रोंकियोल कंस्ट्रिक्ट करवा दिए, जिससे हमारी वेंटिलेशन भी कम हो गई और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। पर हमारी बॉडी में हमेशा ये नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, ये हमारी पल्मोनरी वेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम 3 केसेस ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जैसे यहाँ से हमारा ब्लड आएगा, ठीक है, तो जो हमारी ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्रेविटी हमेशा पुश डाउन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर परफ्यूजन हमारी इस केस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे कम है, ठीक है। और सेकंड केस में परफ्यूजन कम हो जाएगी, और थर्ड केस में बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है, 3 केस में, ठीक है। तो परफ्यूजन का ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेविटी हमारे ब्लड को पुश डाउन करेगी, तो यहाँ पर परफ्यूजन कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम वेंटिलेशन की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा लंग है, ठीक है, पूरा ये हमारा एपेक्साई और ये हमारा बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, तो अल्टीमेटली हमारी वेंटिलेशन थर्ड केस में ज़्यादा होगी, सेकंड में कम होगी, और लोएस्ट होगी फर्स्ट केस में, जो कि हमारा बेस ऑफ द लंग है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कभी भी नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लेशन रहती है।